बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रबंध का प्रथम चैप्टर, प्रबंध का महत्व और प्रकृति के बारे में। इसमें हम प्रबंध कला है, विज्ञान है, प्रबंध क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा प्रबंध का परिभाषा। फिर हम प्रबंध की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। फिर प्रबंध का क्या क्या उद्देश्य है इसके बारे में जानेंगे। फिर प्रबंध के महत्व के बारे में, फिर प्रबंध के स्तर, प्रबंध के कार्य, समन्वय और समन्वय की प्रकृति। कुल 8 टॉपिक करने से ये हमारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें हम हमारे 8 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, यानी कि प्रबंध की परिभाषा। देखो, वैसे प्रबंध क्या होता है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी होटल्स में, स्कूल में, अपने घर में भी क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। जैसे सुबह मम्मी उठती है, हमारे लिए खाना बनाती है, उसी तरह हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पहले से बेंचेस सेट होती है, कौन किससे क्या बात करेगा, सब ये तय होता है, कौन सा पीरियड कौन लेगा। तो ये सब किसकी बदौलत हुआ है, ये सब हमारी प्रबंध की बदौलत हुआ है। तो ये प्रबंध हमको सिखाता है कि हम किसी भी कार्य को किस ढंग से करेंगे, वो कार्य हमारा कैसे सुनिश्चित होगा, ये कौन बताता है, प्रबंध। तो देखो, प्रबंध की परिभाषा क्या है। सबसे पहले बोलते हैं प्रबंध दूसरों से कार्य करने की कला है। प्रबंध क्या है, दूसरों से काम करवाने की कला है, यानी कि दूसरों से आप किस तरह से काम करवाते हो, वो आर्ट है प्रबंध। और क्या कहता है, उपक्रम में कर्मचारी द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य करवाया जाता है ताकि कम समय में कम लागत पे अधिक से अधिक लाभ हो। यानी कि हम कार्यों को ऐसे करवाएंगे जिससे वो कार्य कम समय में, कम लागत पर अधिकतम हमको लाभ हो। तो बच्चों, आपने क्या सीखा, प्रबंध क्या है, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की एक कला है जिसके द्वारा हमें कम से कम लागत पर, कम से कम समय पर अधिकतम लाभ हो। तो इसमें हम 2 चीज सीखेंगे। प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है कि उद्देश्यों को एक तो प्रभावी ढंग से, दूसरा दक्षता पूर्वक। 2 चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक तो कार्यों को हम प्रभावी ढंग से और दूसरा हम पढ़ेंगे दक्षता पूर्वक। तो इन दोनों को पूरा कराने से हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति करना प्रबंध की प्रक्रिया है। यानी कि प्रबंध प्रक्रिया क्या है, कार्य को प्रभावी ढंग से, दूसरा दक्षता पूर्वक कार्य करवाने की प्रक्रिया क्या है, प्रबंध है। तो देखो, हम आगे बढ़ते हैं हमारी परिभाषाओं के ऊपर। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे हम। प्रबंध एक पर्यावरण तैयार करने तथा बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों की कुशलता पूर्वक प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारे हैरिट जी क्या कह रहे हैं, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करता है जिससे लोग समूह में काम करते हैं। समूह तो है आपके स्कूल में, हॉस्पिटल में, होटल्स में, लोग समूह में कार्य करते हैं और कौन से लक्ष्यों की प्राप्त करते हैं, चुनिंदा लक्ष्य। जैसे स्कूल का क्या उद्देश्य हो सकता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दी जाए, हॉस्पिटल में होता है उनको मरीजों का अच्छे से अच्छा इलाज किया जा सके। उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुशलता पूर्वक कार्य करवाना ये प्रबंध का कार्य है या प्रक्रिया कह सकते हैं अपन। एक और परिभाषा हम पढ़ते हैं क्रिकनर की। प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधन, हमारे पास संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। जैसे संसाधन क्या होते हैं, कोई मशीन हो गई, कोई पैसा हो गया, मनुष्य हो गया, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इनको कुशलता पूर्वक कार्य करवाना ये किसका काम है, प्रबंध का। प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण के अंतर्गत कार्यों को सुनिश्चित रूप से करवाता है सीमित संसाधनों से। ठीक है ना। अब हम अगला टॉपिक हमारा पढ़ते हैं
इसमें हमारे दो वर्ड आए थे, एक प्रभावपूर्णता और एक कुशलता। ये दोनों ही आप इंपॉर्टेंट कर देना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रभावपूर्णता क्या होता है। प्रभावपूर्णता से तात्पर्य कार्यों को संपन्न करना, यानी कि कार्यों को सही कार्य को करने और क्रियाओं को पूरा करना। इफेक्टिव क्या होता है, कार्यों को आपने सही ढंग से करना, कार्य को सही ढंग से करना, उसको क्या बोलते हैं, प्रभावपूर्णता। जबकि कुशलता क्या होता है, देखो कार्य को पूरा तो करना है और उसे कम से कम लागत पर कम करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुशलता। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी क्या होता है कि कार्यों को आपने इफेक्टिव तो कंप्लीट तो करना है, बट कैसे करना है, इफिशिएंटली करना है। जैसे प्रबंध में मानो एक आपने टास्क बनाया कि मुझे प्रोडक्शन करना है 1000 मोबाइल फोन का, आपने रात दिन डबल लेबर लगाकर, ओवर शिफ्ट करवाकर, ओवर टाइम करवाकर आपने 1000 प्रोडक्शन तो कर लिया मोबाइल फोन का, बट आपकी कॉस्ट ज्यादा आ गई उससे, तो वो आप क्या, वो इसमें आपका प्रभावपूर्णता तो हो गया बट इफिशिएंसी आपकी 0 हो गई। तो एक प्रबंध में दोनों चीज का होना जरूरी है, इफेक्टिव भी हो, इफिशिएंसी भी हो, प्रभावपूर्णता भी हो और कुशलता पूर्वक। कुशलता पूर्वक का मतलब होता है कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर कर सके। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इन दोनों में अंतर पढ़ते हैं। अर्थ अभी आपको मैंने समझाया, किसी भी कार्य को करना चाहे लागत कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, जबकि ये क्या कहता है, कुशलता कम से कम लागत पर करना है। इसका उद्देश्य होता है अंतिम परिणामों को प्राप्त करना, हमको अपने उद्देश्य कंप्लीट करना है, ये होता है प्रभावपूर्णता। जबकि कुशलता होती है लागत को कम करके लाभ का विश्लेषण करना, यानी लाभ को अधिक से अधिक करना। ये किस पे केंद्रित है, यह समय को न्यूनतम करने पर ध्यान दिया जाता है। इफेक्टिव यानी कि टाइम पीरियड कम लगे, जबकि इसका होता है लागत को कम करना और लाभ पर बल दिया जाता है, लागत को ज्यादा बल देता है। तो दोनों को आपको अंतर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रबंध की विशेषता। प्रबंध की विशेषता क्या है, आपने पढ़ा अभी तक प्रबंध क्या है। प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है, जिसके अंदर हम कार्य को प्रभावपूर्णता और इफिशिएंसी यानी कि प्रभावपूर्णता और दक्षता पूर्वक कार्य करते हैं। इन दोनों में हमने अभी तक अंतर पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध की क्या क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता आती है, प्रबंध एक कौन सी क्रिया है, उद्देश्यपूर्ण, यानी कि कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य जरूर होगा। बिना उद्देश्य के प्रबंध निरर्थक है, यानी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, कुछ तो उद्देश्य होगा उसका, तभी तो आप मैनेजमेंट कर रहे हो। दूसरा, प्रबंध सभी जगह पाया जाता है, सर्वव्यापी है। ये विशेषता लगभग सब में पाई जाती है। प्रबंध में जब भी आगे मैं विशेषता और पढ़ाऊंगा तो उसमें भी एक पॉइंट आएगा, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब पाया जाता है प्रबंध सभी जगह है। मैंने आपको कहा था आपके घर में भी प्रबंध है, स्कूल में भी प्रबंध है, विद्यालय हॉस्पिटल में भी प्रबंध है, तो प्रबंध सभी जगह पाया जाता है। तीसरा, प्रबंध बहुआयामी। बहुआयामी नहीं कि एक कार्य न होकर 2-3 कार्य हैं, जैसे कार्यों का प्रबंध करेंगे, इसमें परिचालन का प्रबंध करेंगे, लोगों का भी प्रबंध करेंगे। तो प्रबंध एक कार्य ना होके बहुआयामी है। और प्रबंध कौन सी चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि प्रबंध जो होता है केवल एक बार करने से कंप्लीट नहीं हो जाता, वो बार बार चलता रहता है। और प्रबंध को देखा नहीं जा सकता, इसलिए वो कौन सी क्रिया है, अमूर्त क्रिया है। प्रबंध कौन सी क्रिया है, अमूर्त क्रिया है। क्या है, प्रबंध गतिशील कार्य है। गतिशील यानी कि परिवर्तन होता रहता है, गतिशील का मतलब। और एक आएगा, प्रबंध क्या है, सामूहिक क्रिया है। एक के द्वारा न करके बहुत लोग मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए कौन सी क्रिया आई है, सामूहिक क्रिया है। चलो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में रूप से, अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। पहला हमारा आता है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। मैंने कहा था किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं। कोई भी संगठन बना, उसके कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होंगे जिसके कारण उसको अस्तित्व में लेकर आए। ये उद्देश्य हमेशा सरल और स्पष्ट होने चाहिए।
ना तो बहुत जटिल उद्देश्य नहीं होने चाहिए। उद्देश्य हमेशा कैसे सरल होने चाहिए। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने क्या कहा था, स्कूल के उद्देश्य अलग है, आपका घर का उद्देश्य अलग है, अस्पताल का अलग उद्देश्य है, विभिन्न स्कूलों के उद्देश्य भी क्या है, अलग अलग है। तो किसी भी संगठन के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं, सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। और जैसे देखो, एक फुटकर दुकानदार का उद्देश्य होता है बिक्री बढ़ाना, लेकिन द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या होगा, बच्चों की शिक्षा प्रदान करना। तो मैंने आपको क्या कहा था, उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रबंध क्या करता है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, इन उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए एक सूत्र के रूप में बांधता है, इन सबको एक सूत्र के रूप में बांधता है। तो प्रबंध पहला क्या है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। दूसरा क्या आता है, प्रबंध सभी जगह है। मैंने कहा था चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रबंध की क्रिया सभी में समान पाई जाती है। मैंने आपको कहा था कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वहां पर भी प्रबंध होता है। आपने मोदी जी को देखा होगा, उनका शेड्यूल होता है कि 10 बजे यहाँ जाना है, 11 बजे यहाँ जाना है, तो वो भी क्या है, प्रबंध करके चलते हैं। तो प्रबंध सर्वव्यापी है, चाहे आर्थिक हो क्षेत्र, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, प्रबंध सभी जगह है। जैसे देखो, एक पेट्रोल पंप में भी प्रबंध की उतनी आवश्यकता रहती है जितनी एक अस्पताल में और एक विद्यालय में। वह उन्हें कैसे करते हैं वह भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी कि प्रबंध सब जगह होता है। कंप्लीट करने का सेंस अलग अलग हो सकता है, वो कैसे कंप्लीट करते हैं प्रबंध को, वो चीजें अलग अलग हो सकती है, उनकी संस्कृति अलग हो सकती है, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, इतिहास भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगली विशेषता पढ़ते हैं हम, प्रबंध क्या है, बहुआयामी है। बहुआयामी यानी एक क्रिया न होकर उसके अंदर कितनी क्रियाएं, 3। पहले कार्य का प्रबंध, लोगों का प्रबंध, परिचालन प्रबंध। कार्य का प्रबंध में क्या लिखोगे, किसी भी संगठन किसी न किसी कार्य के लिए होते हैं। कोई भी संगठन बना है किसी न किसी कोई कार्य के लिए बना है ना। प्रबंध इन कार्यों को उद्देश्य में परिवर्तित करते हैं, यानी उस जो कार्य है ना उसको आपने किस में बदल दिया, उद्देश्य में, कि अब मुझे ये पाना है। और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध क्या बताता है, मार्ग बताता है कि आपको किस किस रास्ते जाना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध हमेशा मार्ग दिखाता है, समस्याओं का समाधान करता है, निर्णय लेता है, योजनाएं बनाता है, बजट बनाता है, दायित्व निश्चित करता है, लोगों को अधिकार देता है। ये सब प्रबंध करता है, कार्यों के प्रबंध। किसी भी संगठन के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ ना कुछ कार्य होते हैं। इन्हीं कार्यों को प्रबंध उद्देश्य मान लेता है, उनमें बहुत सारे काम करता है, जैसे बजट बनाना, अधिकार देना, दायित्व निश्चित करना, ये सब प्रबंध के अंदर आते हैं। अब पढ़ेंगे लोगों का प्रबंध। आपने देखा होगा आपके स्कूल में लोगों का ही तो प्रबंध हो रहा है। वहाँ एक होती है वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, फिर वेरियस टीचर्स, मैथ के टीचर, साइंस के टीचर, एसएसटी के टीचर। इनका क्या करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है कि सुबह आपकी क्लास होगी, फिर आपकी होगी, फिर आपकी होगी, आपको ये सिलेबस कराना है। तो ये सब प्रबंध किसका हो रहा है, लोगों का प्रबंध हो रहा है। तो देखना, मानव संसाधन क्या होते हैं, किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। मैंने कहा था किसी भी संगठन की मूल संपत्ति क्या होते हैं, लोग होते हैं, उनके मानव संसाधन होते हैं। अगर वो ही नहीं होंगे तो संगठन को चलाएगा कौन। तो मानव संसाधन किसी भी संगठन की क्या होते हैं, संपत्ति होते हैं। प्रबंध लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर, उनकी कमजोरियों को अप्रासंगिक बनाकर संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का काम करता है। यानी उन लोगों की जो ताकत होगी उनको एक साथ लेकर उनकी जो कमजोरियां उनको कम करके उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। तीसरा मैं पढ़ा रहा हूं, परिचालन का प्रबंध। परिचालन का प्रबंध क्या हो, कोई भी संगठन क्यों ना हो, उसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद या सेवा को प्रदान करना पर टिका होता है। कोई भी संगठन होगा
या तो वो सेवा देगा या क्या देगा, उत्पाद देगा, आपको वस्तुएं प्रदान करेगा। यह कार्य प्रबंध लोगों के प्रबंध और कार्य के प्रबंध से जुड़ा होता है। परिचालन प्रबंध दोनों से जुड़ा है, लोगों के प्रबंध से भी और कार्य के प्रबंध से भी, क्योंकि आपको या तो उत्पाद बनाना है या सेवा देनी है। ये हमने पढ़ा, प्रबंध एक बहुआयामी है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली एकजुट है लेकिन पृथक पृथक कार्य। याद रखना, प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, जिसमें से पहला कार्य नियोजन, दूसरा होता है संगठन, तीसरा होता है निर्देशन, चौथा है नियुक्तिकरण, पांचवा है नियंत्रण की एक श्रृंखला होती है। प्रबंध क्या है? प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5 कार्य होते हैं। आपने पढ़ा, प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5 कार्य होते हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण। ये 5 अलग अलग कार्य हैं। प्रबंध निरंतर क्यों है? पहले अपन नियोजन करेंगे, फिर संगठन बनाएंगे, फिर नियुक्ति करेंगे, फिर निर्देशन देंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। तो इन कार्य होने के पश्चात वापस से अपन को किसी नए उद्देश्य के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर संगठन बनाना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इसलिए प्रबंध को क्या बोला है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध सभी प्रबंधकों का सदा साथ साथ ही निष्पादित करते हैं। ये सभी कार्य साथ साथ निष्पादित होते हैं। इन कार्यों की एक श्रृंखला होती है जो निरंतर चलती रहती है, इसलिए प्रबंध क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब क्या पढ़ेंगे हम? प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैंने कहा था कोई भी संगठन हो, अकेला बंदा कार्य नहीं करता, उसके साथ विभिन्न लोग काम करते हैं। इन्हीं लोगों को अपन ने क्या बोला है? सामूहिक क्रिया है। प्रबंध क्या है? मैनेजमेंट एक सामूहिक क्रिया है। जैसे देखो, संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का क्या होता है? समूह होता है। हर लोगों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, तभी वो संगठन में जुड़ते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो एक संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले लोगों का क्या होता है? समूह होता है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर शामिल होता है। यह संगठन के सदस्य के रूप में, वह संगठन के उद्देश्यों के रूप में पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। वो संगठन की उद्देश्य जो हमने बनाए उसको पूरा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। अब हम अगली विशेषता के ऊपर पढ़ते हैं। प्रबंध क्या है? एक गतिशील कार्य है, यानी कि बदलता रहता है। बदलता, देखो, बदलते पर्यावरण के अनुरूप डालता है। मैंने कहा था आपको कि जो भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट हमेशा बदलते हुए, कैसे? बदलते हुए पर्यावरण से काम करता है, बदलते हुए पर्यावरण के साथ काम करता है। पर्यावरण क्या होता रहता है? हमेशा बदलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा, पहले ऑनलाइन इतना नहीं था, अब इतना ऑनलाइन आ चुका है। पहले हर चीज ऑफलाइन के माध्यम से हुआ करती थी, अब हर चीजों में क्या आ गया है? ऑनलाइन आ गया है। तो पर्यावरण के अनुरूप ढलना पड़ता है प्रबंध को भी। तो पर्यावरण हमारा अगला 3rd चैप्टर है वैसे पर्यावरण, तो उसमें हम ज्यादा बात करेंगे इस पे। परंतु अभी हम बात करते हैं कि पर्यावरण के बाह्य तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये सारे तत्व होते हैं, ये संगठन के बाहर होते हैं, ये संगठन के बाहर होते हैं, परंतु संगठन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो तभी प्रबंध इन्हीं तत्वों को समाहित करके गतिशील पर्यावरण के रूप में कार्य करता है। इसलिए प्रबंध को क्या बोला है? प्रबंध एक गतिशील कार्य है, बदलते पर्यावरण के अनुरूप वो ढल जाता है। सामान्यतः संगठन को अपने आप को, अपने उद्देश्यों को परिणाम के पर्यावरण के अनुरूप बदलना। मैंने क्या कहा था? जैसे पहले आपने देखा होगा नोकिया, नोकिया क्या लेकर आया था फोन में? छोटा सा लेकर आता था, वो छोटे फोन में ही चलता था, वो एंड्रॉइड पे कभी आया ही नहीं। बट वो दौर था जब एंड्रॉइड की क्रांति आ रही थी। अगर वो उस समय एंड्रॉइड में शिफ्ट हो जाता तो आज उसके बंद होने की कगार पर नहीं आता।
अब हम पढ़ेंगे प्रबंध एक क्या है, अमूर्त शक्ति है। प्रबंध कौन सी शक्ति है, अमूर्त शक्ति है, क्योंकि प्रबंध को ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। प्रबंध को केवल उसके कार्य के द्वारा महसूस किया जा सकता है। आपने बड़ी बड़ी 5 स्टार में देखा होगा होटल्स में कि वाह यार इसका क्या मैनेजमेंट है, खाना टाइम से आ रहा है, साफ सफाई देखो, क्या स्टाफ है, ये सब क्या है, मैनेजमेंट है, प्रबंध है। परंतु वो आप उस कार्य के रूप में उसको महसूस कर सकते हो। प्रबंध को देखा और छुआ नहीं जा सकता, इसलिए उसको क्या बोला है अपन ने, अमूर्त बोला है। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध के उद्देश्य कि प्रबंध किस उद्देश्य से बना है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसका, संगठन के उद्देश्य, फिर उसके कुछ होगा सामाजिक उद्देश्य, फिर कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य भी प्रबंध में होंगे। तो पहला उद्देश्य क्या है, संगठन के उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। अब पहला हम डिस्कशन करेंगे संगठन के उद्देश्य के बारे में। संगठन उद्देश्य, कोई भी संगठन बनता है तो पहला उसका उद्देश्य क्या होता है, पहला उद्देश्य होता है उसको जीवित रहना। मान लो आपने दुकान खोली या कोई बिजनेस खोला, आपने कुछ व्यापार चालू किया, तो पहला आप क्या करोगे कि कम से कम मैं उस लोकेशन पे कुछ सालों तक सरवाइव कर सकूं। प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एटलीस्ट आपके एक्सपेंसेस और जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो तो निकले। मान लो आपने छोटी सी दुकान खोल ली, उसका किराया है 10,000, स्टाफ का खर्चा 10,000 और थोड़ा बहुत आपका ऑपरेटिंग खर्चा 5,000, तो कुल मिलाकर आपको महीने के 25,000 खर्चा निकल रहा है। तो आप क्या चाहोगे कि मेरा एटलीस्ट जीवित रहने के लिए, संगठन का जीवित होने के लिए 25,000 खर्चा हर महीने निकल जाए, लाभ हो चाहे नहीं हो। पहला उद्देश्य होना है जीवित रहना। जीवित रहोगे तभी तो लंबे समय तक चलोगे। तो पहला उद्देश्य क्या है, जीवित रहना। दूसरा, फिर आप जीवित रहना ही केवल पर्याप्त नहीं होता है, फिर कुछ समय बाद आपको क्या चाहिएगा, लाभ, कि अब मैं उस व्यापार से क्या कमाऊं, प्रॉफिट कमाऊं। तीसरा, आप क्या चाहोगे, बढ़ोतरी हो आपकी। बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है, या तो आप पहले एक प्रोडक्ट बेच रहे थे अब 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो, या पहला आपकी एक ही जगह पर ब्रांच थी अब आपकी 10 जगह ब्रांच है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। तो पहला उद्देश्य आपने क्या सीखा, संगठन के उद्देश्य होते हैं। संगठन के उद्देश्य में पहला जीवित रहना, दूसरा लाभ कमाना और तीसरा आपने पढ़ा बढ़ोतरी करना, यानी कि ग्रोथ। तो हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं संगठन के उद्देश्य। प्रबंध संगठन के उद्देश्यों के लिए, उनके निर्धारण के लिए, उनको पूरा करने के लिए हमेशा उत्तरदायी होता है। प्रबंध क्या करता है, संगठन के उद्देश्य बनाता है, उसको निर्धारण करता है, उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए हमेशा प्रबंध उत्तरदायी होता है। इससे सभी क्षेत्रों के अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। जैसे देखो, व्यवसाय से कौन कौन जुड़ा हुआ होता है, एक तो अंशधारी शेयर होल्डर, दूसरा कर्मचारी, ग्राहक भी जुड़ा होता है, सरकार भी जुड़ा होता है। इनके हितों को ध्यान में रखना पड़ता है। सरकार को समय समय पे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, कर्मचारी को वेतन चाहिए और जो आपके शेयर होल्डर है उसको लाभ चाहिए। तो इन सभी के हितों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये सभी किसके अंदर आएंगे, संगठन उद्देश्य के अंदर आएंगे। किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव, ये जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाए थे, मानव और भौतिक संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करके लाभ कमाना होता। पहला उद्देश्य भौतिक संसाधनों। किसी भी संगठन का क्या रहता है कि अपने जो भौतिक और मानव संसाधन है इनका अधिक से अधिक प्रयोग करके लाभ कमाए। इसमें पहला आएगा जीवित रहना। किसी भी व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य ये रहता है कि वो जीवित रहे, अस्तित्व में रहे। इसके लिए वो इतना पर्याप्त धन कमा ले जितने की उसकी लागत निकल जाए। मैंने आपको बताया था, आपकी लागत अगर 25,000 आ रही है तो आप क्या चाहोगे कि मेरे एटलीस्ट 25,000 तो निकले, तब आप उसको सरवाइव कर सकोगे। दूसरा होता है लाभ कमाना। केवल जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं होता, प्रबंध को यह सुनिश्चित करना होता है कि वो लाभ कमाए। लाभ निरंतर हमेशा सफल परिचालन के लिए जरूरी होता है।
लाभ कमाओगे तभी तो लॉन्ग टर्म तक चल सकते हो। लॉस में तो आप कब तक चल सकोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो पहला उद्देश्य जीवित रहना, दूसरा आपने करोगे लाभ कमाना। अब लाभ कमाना ही जरूरी नहीं होता, बढ़ोतरी भी तो चाहिए, ग्रोथ भी तो करोगे। और ग्रोथ कैसे होगी? पहला, या तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, या उत्पादों की संख्या बढ़ेगी, या निवेश में वृद्धि करोगे। आपके पास 1 प्लांट था, अब 10 प्लांट थे, कर्मचारी पहले 2 काम करते थे, अब 10 काम करते हैं। ये भी सब किस में आएगा? बढ़ोतरी में आएगा। अब हम पढ़ते हैं हमारे सामाजिक उद्देश्य। जब भी समाज की बात होगी तो रोजगार में वृद्धि करना। भाई बिजनेस कर रहे हो तो आपका सामाजिक उद्देश्य क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। दूसरा उद्देश्य क्या होगा? वातावरण को कम से कम दूषित करो या नहीं करो दूषित। पर्यावरण पद्धति का प्रयोग करें, पर्यावरण को सुरक्षित करें, तो उसको दूषित कम से कम करें। तीसरा आता है लोगों के जीवन स्तर में सुधार में योगदान दे, कि लोगों के जीवन में कैसे आप सुधार दे सकते। तो सामाजिक उद्देश्य आपने 3 पढ़ा। पहला रोजगार देना, दूसरा लोगों को जीवन स्तर में वृद्धि करना, तीसरा अपन ने पढ़ा वातावरण को दूषित नहीं करना। ये कौन से उद्देश्य हैं? हमारे सामाजिक उद्देश्य हैं। अब आता है कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य भी, क्योंकि देखो एक संगठन कर्मचारी से संबंधित होता है और प्रबंध कर्मचारियों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करना पड़ता है। मैंने आपको कहा था भाई एक कर्मचारी है, उसकी कुछ आवश्यकता अलग है, उसको कंप्लीट करना। एक शेयर होल्डर है, उसकी आवश्यकता अलग है, उसको पूर्ण करना। तो इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये कौन से उद्देश्य में आएंगे? व्यक्तिगत उद्देश्य में आएंगे। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध के महत्व के बारे में, कि प्रबंध अगर आप करते हो तो प्रबंध से क्या क्या लाभ होंगे या क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, कि प्रबंध करने से आपको क्या महत्व हो सकते हैं। तो पहला महत्व होगा आपके जो सामूहिक लक्ष्य बनाए उसकी प्राप्ति में हमेशा प्रबंध सहायक देगा। दूसरा आपकी क्षमता में वृद्धि करेगा, गतिशील संगठन का निर्माण करेगा। गतिशील यानी कि पर्यावरण के अनुसार आप बदल सकोगे अपने आप को। जैसे सामाजिक चेंज हो रहा है, राजनीतिक चेंज हो रहा है, ये सब प्रबंध चेंज हो रहा है, तो इसमें आप अपने आप को ढाल सकोगे। तो प्रबंध क्या करता है? हमेशा लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायक होता है, क्षमता में वृद्धि करता है, गतिशील पर्यावरण का निर्माण करता है और व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक होता है और समाज में विकास में सहायक। तो 5 हमारे महत्व हैं। पहला सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा, दूसरा क्षमता में वृद्धि करेगा, गतिशील संगठन का निर्माण करेगा, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, और तीसरा हम पढ़ेंगे विकास करेगा। प्रबंध हमेशा सामाजिक में विकास करने में सहायक है। एक एक को हम पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं। पहला है हमारा प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। प्रबंध की आवश्यकता प्रबंध के लिए नहीं बल्कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए होती है। प्रबंध क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसको प्राप्त कर सके। उद्देश्य को, संगठन के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, इनको प्राप्त करने में कौन सहायक होता है? प्रबंध सहायक होता है। बस इतना लिख लेना। प्रबंध क्या करता है? क्षमता में वृद्धि करता है। क्षमता में कैसे वृद्धि करता है? लागत को कम करके उत्पादकता को क्या करता है? वो बढ़ाता है, जिससे आपके क्या होती है? क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा क्या है? गतिशील संगठन का निर्माण करता है। गतिशील मतलब कहा था कि संगठन का प्रबंध निरंतर बदल रहे पर्यावरण के अंतर्गत कार्य करना होता है। मैनेजमेंट जो होते हैं बदलते हुए पर्यावरण के साथ काम करते हैं। इन्हीं बदलते हुए पर्यावरण के साथ कार्य करना प्रबंध का एक मुख्य उद्देश्य होता है। सामान्यतः देखा गया है कि संगठन में कार्य करने लोग इनका क्या करते हैं? परिवर्तन का विरोध करते हैं। मान लो ये स्टाफ है, काम कर रहा है बेचारा, ये काम कर रहा है और यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्या कर दिया? एक कैमरा लगा दिया जो इन तीनों को देख रहा है। तो ये क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे। इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो भी पर्यावरण बदलते हुए पर्यावरण का हमेशा कर्मचारी क्या करते हैं? उनका विरोध करते हैं। भाई कंप्यूटर आया,
तो पहले ऑफलाइन काम होते थे, तो कहते कि कौन कंप्यूटर पे करेगा, इतना कौन माथापड़ी करेगा, उसका विरोध किया। तो हमेशा कौन करता है विरोध? कर्मचारी उसका बदलते हुए पर्यावरण का विरोध करते हैं। प्रबंधन इन लोगों को, इन परिवर्तनों को अपनाने में क्या कराते हैं? सहायता कराते हैं, जिससे अपनी प्रतियोगी श्रेष्ठता को बनाए रखने में संगठन क्या होगा? सफल होगा, अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ पाएगा। ये सब प्रबंध इसलिए किसका निर्माण करता है? गतिशील पर्यावरण का निर्माण करता है। अगला, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रबंध सहायक होता है। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्ति करने में सहायक होता है। कर्मचारी को प्रोत्साहित करके व्यक्तिगत उद्देश्यों तथा संगठन के उद्देश्यों में हमेशा क्या लाता है? तालमेल लेकर आता है मैनेजमेंट। समाज में विकास करता है प्रबंध। संगठन एक बहुउद्देशीय होते हैं जिसमें विभिन्न घटक होते हैं, मैंने आपको कहा था। इसके माध्यम से समाज के विकास में वो सहायक होता है। वह शेष गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं देता है, रोजगार देता है, लोगों को भली तकनीक का प्रोवाइड कराता है, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, रोजगार देता है, गुणवत्ता वाली अच्छी देता है, उनके जीवन स्तर में सहायक होता है। तो प्रबंध क्या करता है? समाज के विकास में भी मदद करता है।